जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्री के उस बयान के बारे में जो उन्होंने बाइनियल कॉन्फ्रेंस में कहा। आर्मी कमांडर्स की बाइनियल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनफैक्ट हो चुकी है। 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें राजनाथ सिंह ने कुछ अहम मुद्दों पर पॉइंट रखा, उसको हाईलाइट किया। और वहीं हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े नेता पश्चिमी देशों से आ रहे हैं और अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन का दौरा भारत का था, जिसमें उन्होंने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में निवेश करना और भारत को टेक्नोलॉजी प्रदान करने की बात कही है। तो ये क्यों अहम हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल ये अहम इसलिए हो जाता है कि भारत अभी एक बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर कोई ना कोई मसला मसाइल बना हुआ है। कभी हिजाब को लेकर, कभी सीएए को लेकर, कभी किसान का आंदोलन जो डेढ़ साल चला, फिर आप मंदिर मस्जिद और इस चीजों के ऊपर काफी सारा एक तनाव, पॉलिटिकल तनाव देख रहे हैं। साथ ही साथ इस पॉलिटिकल तनाव में बाहर के लोग भी दिलचस्पी लेते हैं। हाल ही में नकाब हिजाब के चक्कर में अल जवेरी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो आप सबने सुना। तो ये एक भारत को एक बड़ी विचित्र सिचुएशन में डाल देता है, क्योंकि हमारे मुल्क में फॉल्ट लाइन बहुत ज्यादा है। हमारे मुल्क में मजहब के नाम पर फॉल्ट लाइन है, मजहब के बीच में कास्टों के लेकर फॉल्ट लाइन्स हैं और प्रदेशों के बीच में भाषाओं को लेकर फॉल्ट लाइन है। तो किसी भी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने में हमारी जो विरोधी ताकतें हैं, जो दुश्मन हैं, वो नहीं चूकते। और सबसे बड़ी परेशानी हमारे को पाकिस्तान जैसे मुल्क से होती है। पाकिस्तान 24 आवर्स इंटू 7 भारत के विरोध षड्यंत्र रचता रहता है, वहां पर प्लानिंग चलती रहती है। दोस्तों, इस गलत फहमी में मत रहना कि वहां पर इकोनॉमी बदहाल है और पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। ध्यान रहे कि पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत है, पाकिस्तानी स्टेट के पास पैसा नहीं है। तो दोनों चीजों में बहुत फर्क है। वहां पर लोगों के पेट भरे हुए हैं, लोगों के पास बहुत समय है इस तरीके की प्लानिंग करने के लिए। और पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में आए दिन, हर पल, हर वक्त भारत भारत और भारत ही छाया रहता है। भारतीयों से दोस्ती भी करना चाहते हैं, भारत आना भी चाहते हैं, भारत घूमना भी चाहते हैं, भारत से नफरत भी पूरी रखते हैं। और वो अंदर अंदर इस बात को लेकर कुड़ते हैं कि देखिए, हम इस्लाम के नाम पर आजाद हुए और हम कहाँ खड़े हैं और भारत कहाँ खड़ा हुआ है। हमने नमाजें भी अदा करी, हमने रोजे भी रखे, रमजान भी खूब माना, लेकिन अल्लाह ने काफिरों की ही मदद करी। काफिर आए दिन प्रगति करते जा रहे हैं और हम मोमिन पीछे और पिछड़ते चले जा रहे हैं। वो कभी अपने आप को दोष नहीं देते, वो इसके अंदर भी अल्लाह को दोष नहीं देंगे, वो दोष काफिर को ही देंगे कि काफिर ने शायद अल्लाह को गुमराह कर दिया। बहरहाल, इस डिबेट में ना पड़ते हुए हम अपने इस बात पर फिर से आते हैं कि राजनाथ सिंह जब ये वक्तव्य देते हैं तो उसकी क्या अहमियत है। अब राजनाथ सिंह ने इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम करी। सबसे पहले उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में कहा कि हाइब्रिड वॉरफेयर एक रियलिटी है, एक असलियत है और इसके चैलेंजेस के लिए अब हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या हाइब्रिड है, वो पहले मैं आपको समझाता हूं। राजनाथ सिंह का ये कहना कि हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ये एक असलियत है और जो भी आपकी सेनाएं हैं, जो भी आपके सशस्त्र बल हैं, जो कन्वेंशनल तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, अब आने वाले समय में उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इसके अंदर सब कुछ शामिल होगा, इसके अंदर फाइनेंस शामिल होगा, लॉ एंड ऑर्डर शामिल होगा, मीडिया होगा और जो भी आप चीज सोच सकते हैं वो सारी चीजें इस हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर शामिल होंगी। अब इसको लड़ने के लिए क्या भारतीय सेना तैयार है? तो जी हां, भारतीय सेना ऐसे युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इस सब के ऊपर वॉर गेमिंग चलती रहती है। फौज की एक खासियत है कि जैसे जैसे चीजें बदलती हैं वैसे वैसे उसके ऊपर युद्धाभ्यास होते हैं, विचार होता है और नए नए डॉक्ट्रिन्स को लाया जाता है।
आपकी जानकारी के लिए सेना के अंदर एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक पूरी ब्रांच है, सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग ब्रांच है, इंटेलिजेंस के लिए अलग ब्रांच है, और ऐसे मुख्तलिफ कई सारी ब्रांचेस हैं जो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की ओर ध्यान रखती हैं, कांस्टेंट नजर रखती हैं। अब इसको मैं उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो आपका ध्यान में ले जाऊंगा बीते वक्त 1-1.5 साल चलने वाले एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ। उसमें आपको वो याद होगा कि जब सेना की कॉन्वॉय को भी रोड्स पर चलने से रोका गया था, और वो विजुअल्स भी आपको याद होंगे कि सेना के जवान, सेना के अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनको जाने दें क्योंकि उनको लद्दाख में जाना है। तो ये तरीका होगा इस तरीके के युद्ध को लड़ने का, यानी कि आपके मुल्क के अंदर आपकी व्यवस्थाओं का फायदा उठाकर एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाएगी जिससे कि आपके फौजियों का आना जाना और रीइंफोर्समेंट्स का सही समय पर पहुंचना, उसके अंदर रुकावट पैदा हो सकती की जाएगी। और इसी तरीके से आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर खलबली मचा के, मीडिया का दुरुपयोग करके, अफवाह फैला के और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी कर देना, ये सारी चीजें जो है इस हाइब्रिड वॉरफेयर के ओवरऑल पैराडिम में आती हैं। अब क्या यूनाइटेड किंगडम्स भारत की इसमें मदद कर सकता है? बिल्कुल मदद कर सकता है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप हमारे जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, उनको वापस करिए। देखिए, ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इकोनॉमी को कमजोर करते हैं। हो भी सकता है कि इनका इस्तेमाल दुश्मन ताकतें कर लें और जानबूझ के इकोनॉमी को डिरेल करने का इनकी तरफ से प्रयास करवा दें। तो ऐसे ऑफेंडर्स को वापस करना भी जरूरी है। साथ के साथ जो खालिस्तानी मूवमेंट हम यूके में देख रहे हैं, उसके जो भी समर्थक हैं, जो भी उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनकी एक्सट्रेडिशन की भी बात करी है, क्योंकि यही लोग वहां से पैसा यहां भेजकर और यहां पे अराजकता और इस तरीके के माहौल को पैदा करते हैं। तो ये सारे डायमेंशंस को अगर जोड़ा जाए तो आप समझ सकते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर किस तरीके का होगा। सरहद पर सेनाएं लड़ रही होंगी और सेनाओं के पीछे इस तरीके से अफरा तफरी मचाने का प्रयास होगा, और ये एक रियलिटी है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर इन्हीं फॉल्ट लाइंस को लेकर सामने एक्सप्लॉइट करता है, दुश्मन कर सकता है, और क्या पता कर भी रहा हो। कोई बड़ी चीज नहीं है कि इन फॉल्ट लाइंस का फायदा पाकिस्तान जैसे मुल्क और चीन जैसे मुल्क उठा भी रहे होंगे और पक्का उठा रहे होंगे, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। खास तौर से हमने देखा कि कैसे अपने जो स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिवेट कर लेता है पाकिस्तान, और आतंकवाद जैसी घटनाएं भारत के अंदर करने की कोशिश करता है और निरंतर कोशिश करता रहता है। वो बात और है कि हमारी एनआईए हमेशा सतर्क रहती है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं चीन भी मौका नहीं चूकता है। चीन हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे सिस्टम्स के अंदर घुसकर उसको अंदर से सबवर्ट करता है। उसके पास इतना पैसा है कि वो उस पैसे के जरिए देश के अंदर किसी भी मुद्दे को लेकर अराजकता फैला सकता है। वो किसी भी आंदोलन को 1-1, 1.5 साल तक सपोर्ट कर सकता है, पैसे से सपोर्ट कर सकता है, जिससे कि वो चलता रहे और उसके चलने से भारत में निवेश ना आए। आपने ऐसे कई वीडियोस भी सुने होंगे, देखे होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लद्दाख के अंदर सैनिकों को क्लोथिंग और इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं होने देंगे, और जहां भी बेस्ट इक्विपमेंट क्लोथिंग मिलेगा हम वहां से लेके और सैनिकों को प्रदान करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरीके से भारतीय सेना चीनियों का मुकाबला कर रही है वो बहुत सराहनीय है, और उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स, सिविल पुलिस और फौज मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ एक मुहिम जिसने छेड़ रखी है और जिस तरीके से ऑपरेशंस सक्सेसफुल हैं, आए दिन उनके कमांडर मारे जाते हैं। अभी हाल ही में 22 साल पुराना लश्कर तौबा का आतंकवादी कुंथरू मारा गया, 2 पाकिस्तानी आतंकवादी बारामूला बडगाम में मारे गए,
और साथ ही जम्मू के अंदर भी एक फिदाइन हमले की कोशिश करी गई और वहां भी 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। तो इस तरीके के ऑपरेशंस निरंतर चल रहे हैं। पूरा प्रेशर है आतंकवादियों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा कि ये मुल्क जो है 24 hours/7 आपकी तबाही के सपने लेता है, वही सपने बुनता रहता है, साजिशें करता रहता है और आए दिन वो हमारे सामने आती हैं। और राजनाथ सिंह ने एक और चीज इस कॉन्फ्रेंस के अलावा उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई भी हस्तक्षेप करेगा, कोई भी शैतानी करेगा तो हम बॉर्डर क्रॉस करने से भी नहीं गुरेज करेंगे। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है, जबकि हमने इस तरीके का स्टेटमेंट पाकिस्तान को जमीन पर पहले दे चुके हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान काफी डरा भी हुआ है। तो बहरहाल तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज राजनाथ सिंह की तरफ से इस आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर करी गई। और अब इसी के साथ जोड़ते हुए हम बोरिस जॉनसन का ये दौरा जो भारत में हुआ उसके ऊपर भी निगाह नजर डाल लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि हम भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ में कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी देना चाह रहे हैं और उसकी क्या अहमियत है इसको पहले आप समझिए। यूनाइटेड किंगडम भारत की मदद करना चाहता है और ये बहुत सराहनीय है। हमें तकनीक की आवश्यकता है, हम आत्मनिर्भर भारत होना चाहते हैं और हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास उच्च तकनीक नहीं है और उच्च तकनीक यूनाइटेड किंगडम्स दे सकता है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम जब से ब्रेक्सिट से बाहर हुआ है उसकी इकोनॉमी कमजोर पड़ी है और वो भी चाहता है कि भारत जैसे मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट बने जिससे उसकी इकोनॉमी में उछाल आए। यूनाइटेड किंगडम्स के पास में नेचुरल रिसोर्स नहीं है लेकिन उसके पास में तकनीक है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और भारत के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इंग्लैंड जो है भारत को उच्च तकनीक प्रदान करने जा रहा है। हर एक मुल्क भारत के साथ दोस्ती करना चाह रहा है, स्पेशली वेस्टर्न पावर्स, और उसका कारण यही है कि भारत के अंदर पोटेंशियल बहुत है, भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बहुत जबरदस्त है। ये स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस चाइना को लेकर है। अब पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस उतनी नहीं रही जो पिछले 30 साल 40 साल में हुआ करती थी और अब वो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस पाकिस्तान से हटकर हिंदुस्तान की तरफ आ गई है और मुद्दा है चीन का। सबकी निगाहें चीन के ऊपर लगी हुई हैं, खास तौर से पश्चिमी मुल्कों की, और वो भारत को नाराज नहीं करना चाहते, भारत के साथ में दोस्ती रखना चाहते हैं, भारत के साथ में टेक्नोलॉजी और ट्रेड का एक रिलेशन बनाना चाहते हैं और इसी चक्कर में वो हमारे मुल्क में आए दिन उनके बड़े बड़े लीडर्स हमारे मुल्क में आ रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं जैसे बोरिस जॉनसन ने करी। इसमें एक और पॉइंट है और वो है एक बौखलाहट का, घबराहट का, और वो देखने को आता है जो बाइडेन की तरफ से। वो हमको गलियाना तो चाहते हैं, हमको बदनाम भी करना चाहते हैं, हमको हमारे ऊपर प्रेशर भी डालना चाहते हैं, लेकिन वो डाल नहीं पा रहे। वो तिलमिलाहट वो नजर आती है। अब जो बाइडेन कल ही कुछ उन्होंने ऐसा बोला, बोलते बोलते वो उनके मुंह से हिंदुस्तान भी निकल गया कि इंडिया की भी अपनी समस्याएं हैं, और वो बात कर रहे थे अथॉरिटेरियन रूल की और उस तरीके की बातें कर रहे थे और डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रूल चीन और रूस के हवाले से, और इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि इंडिया के भी अपनी समस्याएं हैं। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से वो कुड़न है, वो डेस्परेशन है कि यार हम इंडिया को क्यों नहीं अपने तरीके से ढाल पा रहे। तो ये दोस्तों हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ आती है हमारे इंस्टीट्यूशन से, ये स्ट्रेंथ आती है हमारी डेमोक्रेसी से, ये स्ट्रेंथ आती है हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी से, और ये स्ट्रेंथ आती है हमारी सशस्त्र सेनाओं से जो एक सिक्योरिटी का माहौल प्रदान करती हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो पाकिस्तान और चीन के खौफनाक मंसूबों के ऊपर हमेशा निगरानी रखती हैं और उनको निस्तेनाबूद करती रहती हैं। तो ये सारी चीजों को देखा जाए तो हम इन्हीं की वजह से उभर रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमारी ताकत आए दिन बढ़ती जा रही है। बहरहाल तो आज का टॉपिक यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक और किसी एक नए दिन पे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।